गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू में बसा श्यामलाल का छोटा सा परिवार बहुत खुश रहता था। 2 बीघे की उपजाऊ जमीन और 3 बेटों की हंसी ही श्यामलाल और कमला देवी की दुनिया थी। बड़ा बेटा राम अनपढ़ जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मंझला लक्ष्मण और छोटा भरत शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब बदल गया। बाबूजी, रुकिए। इतनी तेज आंधी में खेत की तरफ मत जाइए। नीम की भारी डालियां गिर सकती हैं। अरे राम बेटा, हमारी 6 महीने की मेहनत, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर फसल बह गई तो तेरे छोटे भाइयों के कॉलेज की फीस कैसे जाएगी? मुझे खेत का बंधा ठीक करने दे। बाबूजी, नहीं। बाबूजी। देखिए राम जी, हालत बहुत खराब है। आपके पिताजी के सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। अगर अगले 12 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। पैसों का इंतजाम तुरंत कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी सारी जमा पूंजी मेरे भाइयों की पढ़ाई में लग गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप इलाज शुरू कीजिए साहब। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं कहीं ना कहीं से पैसे ले आता हूँ। राम पागलों की तरह गांव-गांव भटका। दुखी राम साहूकार के सामने गिड़गिड़ाया, अपने हिस्से की जमीन के कागज गिरवी रखे और भारी ब्याज पर 5 लाख रुपए जुटाए। ऑपरेशन तो हुआ, पर श्यामलाल बच नहीं सके। पति के जाने का सदमा कमला देवी बर्दाश्त न कर सकी और कुछ ही महीनों में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। माँ बाप के जाने के बाद लक्ष्मण और भरत पूरी तरह टूट गए, लेकिन बड़े भाई राम ने अपने आंसुओं को पीकर खुद को मजबूत बनाया। लारो मत लक्ष्मण, हिम्मत मत हारो भरत। जब तक तुम्हारा ये बड़ा भाई जिंदा है, तुम्हारे सपनों को टूटने नहीं दूंगा। तुम दोनों शहर जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैं खेत में हल चलाऊंगा, गांव में मजदूरी करूंगा, लेकिन तुम दोनों को बड़ा आदमी बनाकर ही रहूंगा। भैया, आप अकेले इतना सब कैसे संभालेंगे? साहूकार का इतना बड़ा कर्जा है। तुम मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण। बड़े भाई का काम ही छोटे भाइयों की मदद करना होता है। तुम बस मन लगाकर पढ़ो। राम की कठिन मेहनत शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठकर कुदाल चलाना, दोपहर में जमींदार के यहाँ बोरे ढोना और रात में बासी रोटी पानी में भिगोकर सो जाना। ये राम की रोज की आदत बन गई। उसने अपने लिए कभी एक नया कुर्ता नहीं खरीदा, लेकिन हर महीने की 1 तारीख को भाइयों का खर्च शहर पहुंच जाता। सालों की इस मेहनत का फल मिला। लक्ष्मण मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और भरत अपनी खाना बनाने की कला से शहर के 5 स्टार होटल में चीफ शेफ। लेकिन शहर की नई दुनिया में दोनों भाई अपने बड़े भाई के त्याग को भूल गए। लक्ष्मण ने अपनी सहकर्मी रीना से और भरत ने मॉडल सिमरन से चुपके से शादी कर ली। इस बात की खबर तक उन्होंने अपने बड़े भाई राम को नहीं दी। सालों बाद राम अब बूढ़ा हो चुका है। घुटनों के दर्द से परेशान वो कांपते हाथों से फोन मिलाता है। हेलो लक्ष्मण बेटा, मैं राम बोल रहा हूँ। अरे भैया, आप? हाँ, कहिए, क्या बात है? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। सालों की मजदूरी से शरीर टूट चुका है। घुटनों के दर्द के कारण अब अकेले खेत में काम नहीं होता। अगर तुम और भरत मिलकर हर महीने 2-3 हजार रुपए भेज दिया करो, या फिर मुझे अपने पास शहर ही बुला लो, तो मेरी बची हुई जिंदगी आसानी से कट जाती। भैया, वो मैं जरा भरत से बात करके आपको थोड़ी देर में बताता। यार भरत, भैया का फोन आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो थोड़े से पैसों की मदद मांग रहे हैं। आखिर उन्होंने मेहनत करके हमें इस काबिल बनाया है। रुको रुको, क्या कहा तुमने लक्ष्मण? पैसे भेजोगे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है गांव वालों के पास पैसों की कमी होती है? तुम्हारे भैया सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी कमाई लूट रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है दीदी। अरे उसने तुम्हें पढ़ाया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? बड़ा भाई था, उसकी जिम्मेदारी थी तुम्हें पढ़ाना। जिम्मेदारी पूरी हो गई, बात खत्म। अब क्या तुम जिंदगी भर उसका एहसान चुकाते रहोगे? सिमरन, तुम बात को समझ नहीं रही हो। भैया ने दिन रात मजदूरी की है, बासी रोटियां खाई हैं हमारे लिए। चुप रहो भरत, और एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने अपने भाई को 1 रुपया भी भेजा तो मैं आज ही अपना बैग पैक करूंगी और हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। और लक्ष्मण, क्या तुमने कभी सोचा है
कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी की बात छुपाने का बदला ले रहा हो? अगर उसे पता चल गया कि तुमने बिना बताए शादी कर ली है, तो वो गांव की बची खुची जमीन भी बेच खाएगा। तुम्हारे भैया के पास हमारे हिस्से की जमीन पड़ी है। जो जमीन वो जोत रहे हैं, वो क्या सिर्फ उनकी है? हम तो उनसे अपना हिस्सा मांग भी नहीं रहे, उल्टा वो हमें परेशान कर रहे हैं। बीवियों की धमकियों और जमीन छीनने की झूठी कहानी ने दोनों भाइयों का दिमाग खराब कर दिया। लक्ष्मण ने थरथराते हाथों से फोन उठाकर बड़े भाई को बहुत कड़वी बात कह दी। देखिए भैया, शहर में रहना बहुत महंगा है, हमारे अपने खर्चे हैं, और वैसे भी आपके पास हमारे हिस्से की इतनी सारी जमीन पड़ी है, हम तो आपसे वो जमीन मांग भी नहीं रहे। फिर आप हमें पैसों के लिए क्यों परेशान कर रहे हैं? आप गांव में जैसे तैसे गुजारा कर लीजिए। हे भगवान, जमीन का हिस्सा। मैंने तो अपने भाइयों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और उन्होंने मुझे व्यापारी समझ लिया। लेकिन वक्त जब बदलता है तो घमंड के बड़े से बड़े महल ढह जाते हैं। कुछ ही सालों बाद ऐसी आर्थिक मंदी आई कि लक्ष्मण की कंपनी बंद हो गई और भरत के 5 स्टार होटल पर ताला लग गया। दोनों की नौकरियां एक साथ चली गईं। महंगे घर का किराया, गाड़ियों की किस्तें और बीवियों के शौकों ने जमा पूंजी खाली कर दी। अब रीना और सिमरन पैसों के लिए रोज अपने पतियों से झगड़ने लगी। जब शहर में खाने तक के लाले पड़ गए तो मजबूर होकर दोनों भाई अपनी बीवियों और सामान के साथ गांव के उसी पुराने मिट्टी के घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए और राम आंगन में बैठा सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा रहा था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसके दोनों भाई, उनकी शहरी बीवियां और ढेर सारा सामान खड़ा है। भैया, हमारी नौकरियां चली गईं, शहर में सब बिक गया, रहने तक की जगह नहीं बची। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? आखिर ये घर हमारा भी तो है। उफ, कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। लक्ष्मण, तुमने तो कहा था कि गांव में बड़ा घर है, ये क्या झोपड़ी है? यहाँ ना पंखा है ना सोफा, मिट्टी के चूल्हे से धुआं निकल रहा है। हम शहर की पढ़ी लिखी औरतें इस जगह कैसे रहेंगी? हाँ भरत, देखो कैसी टूटी खटिया पड़ी है। मैं तो एक रात भी इस घर में नहीं रह सकती। भरत और लक्ष्मण को लग रहा था कि राम आज उन्हें घर से निकाल देगा, लेकिन राम के चेहरे पर ना कोई गुस्सा था ना कोई शिकायत। अरे बहुएं बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आओ रीना बेटा, सिमरन आओ। कच्चा घर जरूर है पर ये तुम्हारा ही घर है। अपनों के लिए इस बड़े भाई के दिल और घर के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते। राम उठा, उसने अपनी पुरानी खटिया पर साफ चादर बिछाई और उनके लिए खुद चूल्हे पर गरम गरम खाना बनाने लगा। राम, अरे ओ राम, बाहर निकल। बहुत दिन दे दिए तुझे छूट, अब और नाटक नहीं चलेगा। अरे साहूकार जी, क्या बदतमीजी है, चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे वारे शहर के बाबू साहब, बड़े दिनों बाद गांव आए हो। बदतमीजी मैं नहीं, तुम्हारा ये बड़ा भाई कर रहा है। पूरे 5 लाख रुपए का कर्जा था जो इसने तुम्हारे बाप का इलाज करवाने के लिए मुझसे लिया था। ब्याज मिलाकर अब ये 10 लाख हो चुका है। अगर 1 महीने में 10 लाख रुपए नहीं चुकाए तो ये घर और तुम्हारा खेत नीलाम हो जाएगा। ये रहा सरकारी नोटिस। 10 लाख रुपए का कर्जा? लक्ष्मण, क्या ये सच है? जेठ जी ने तुम्हारे बाबूजी के इलाज के लिए इतना बड़ा कर्जा लिया था? और हम शहर में बैठकर सोचते थे कि ये हमें लूट रहे हैं। इन्होंने तो हमारा घर और पढ़ाई बचाने के लिए खुद को कर्जे में डुबो दिया। भैया, हमें माफ कर दीजिए, हम इतने अंधे हो गए थे कि आपके इस बड़े त्याग को देख ही नहीं पाए। रो मत लक्ष्मण, जब तक सांस चल रही है हम अपने पुरखों का ये घर नीलाम नहीं होने देंगे। हमें मिलकर कुछ रास्ता निकालना होगा। भैया, मैं शहर के 5 स्टार होटल में पिज्जा बनाता था। ये एक विदेशी खाना है जो शहर में बहुत महंगा बिकता है। पिज्जा? ये कौन सी चीज है छोटे? मैंने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना। भैया, ये आटे या मैदे की गोल रोटी जैसा होता है जिसके ऊपर ताजी सब्जियां, मसाले और मक्खन चीज डालकर पकाया जाता है। रुकिए, मैं रसोई में आपके खेत की ताजी सब्जियों से चूल्हे पर देसी पिज्जा बनाकर खिलाता हूँ। भरत रसोई में गया
राम के खेत की ताजी शिमला मिर्च, टमाटर, कटी प्याज और घर के बने मक्खन का इस्तेमाल करके उसने चूल्हे पर ही कढ़ाई ढककर एक बेहतरीन देसी पिज्जा तैयार किया। जब सबने उसका पहला गरम गरम टुकड़ा खाया तो वे हैरान रह गए। अरे वाह छोटे, ये तो बड़ा ही मजेदार स्वाद है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से मक्खन जैसा मुलायम। पर एक बात बता, गांव के लोग जो दाल रोटी खाते हैं वे ये पिज्जा क्यों खरीदेंगे? भैया, यहीं पर मेरी पढ़ाई काम आएगी। गांव के लोग अनजान चीज पर पैसे खर्च करने से डरते हैं। हम पहले दिन बिक्री नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को मुफ्त स्वाद कराएंगे। और हम इसका नाम रखेंगे देसी तंदूरी पिज्जा। मैं कबाड़ में पड़ी हमारी पुरानी ट्रॉली को अपनी इंजीनियरिंग से एक सुंदर चमचमती रेहड़ी में बदल दूंगा। उसमें चूल्हा और सामान रखने का सुंदर रैक बना दूंगा। लक्ष्मण ने पुरानी ट्रॉली को ऐसा सजाया कि पूरे गांव के लोग देखते रह गए। गांव के चौराहे पर उन्होंने देसी तंदूरी पिज्जा का ठेला लगाया। चूल्हे पर पकते पिज्जा और पिघलते मक्खन की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। लेकिन तभी वहां गांव का लालची हरिया हलवाई आ धमका। अरे गांव वालों, मत खाना ये सब। ये राम का भाई शहर से कोई विदेशी बीमारी लेकर आया है। ये पिज्जा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। ये विदेशी खाना हमारे गांव के लोगों की सेहत बिगाड़ देगा। हरिया हलवाई की अफवाह से भीड़ पीछे हटने लगी। माहौल बिगड़ने लगा। भरत और लक्ष्मण घबरा गए। घबराओ मत भाइयों, सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। भरत, तू अपना काम कर। भैया, मैंने इसमें अपना एक गुप्त तड़का मिलाया है। गांव की ताजी मलाई, अजवाइन और देशी जड़ी बूटियों का मसाला। भाइयों और बहनों, अगर किसी को हमारे पिज्जा पर शक है तो एक बार मुफ्त में चख कर देखिए। अगर पसंद ना आए तो हम ठेला हटा लेंगे। ला भाई राम, पहले मुझे चखा। हरिया, तू भी देख। अरे हरिया, झूठ बोलता है तू। ऐसा बढ़िया स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से गांव की मलाई और मसालों का जादू। अरे राम, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सरपंच जी के इतना कहते ही भीड़ टूट पड़ी। हरिया हलवाई भी छुपकर एक टुकड़ा खाकर देखता है और हैरान रह जाता है। पहले ही दिन मुफ्त का स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि अगले दिन से ठेले पर लंबी लाइनें लगने शुरू हो गईं। देसी तंदूरी पिज्जा की मांग इतनी बढ़ गई कि ठेले पर संभालना मुश्किल हो गया। बाहर से चीज और सॉस मंगवाना बहुत महंगा पड़ रहा था। तब रीना और सिमरन ने अपनी समझदारी दिखाई। जेठ जी, शहर से पिज्जा, सॉस और चीज मंगवाने में हमारे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर हम यही चीजें अपने घर में खुद बनाएं, तो हमारा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। हाँ भैया, मैं और दीदी गांव की अन्य गरीब महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। वे घर की गायों के शुद्ध दूध से ताज़ा चीज और मक्खन बनाएंगी और हम खेत के ताज़ा टमाटरों से देसी पिज्जा सॉस तैयार करेंगी। इससे गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारा सामान भी सस्ता पड़ेगा। रीना और सिमरन की इस सोच ने कमाल कर दिया। उन्होंने घर के आंगन में ही गांव की 10 महिलाओं के साथ मिलकर देसी पिज्जा सॉस और ताज़ा चीज बनाने का एक छोटा कुटीर उद्योग शुरू कर दिया। शुद्ध देसी मक्खन, घर के बने चीज और ताज़ी सब्जियों से बने इस पिज्जा का स्वाद ऐसा बढ़ा कि इसकी चर्चा शहर के बड़े बड़े अखबारों तक पहुंच गई। राम, 1 महीना पूरा हो गया। ला 10 लाख रुपए, वरना आज ये घर और जमीन नीलाम होगी। साहूकार जी, जरा अपना बही खाता खोलिए। ये लीजिए आपके पूरे 10 लाख रुपए। अपने मूलधन और भारी ब्याज का एक एक रुपया गिन लीजिए। साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने थरथराते हाथों से पैसे गिने और चुपचाप नीलामी के कागज फाड़कर वहां से खिसक गया। गांव वालों ने तालियां बजाकर तीनों भाइयों और उनकी बीवियों का स्वागत किया। उस रात रीना और सिमरन रोती हुई राम के पैरों में गिर पड़ी। जेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम बहुत स्वार्थी थी। हमने आपके खिलाफ इतना जहर घोला, पर आपने हमें माफ करके अपने घर में बेटियों जैसा प्यार दिया। हाँ भैया, आपकी वजह से आज हमारा घर बचा, हमें एक नया परिवार मिला और गांव की महिलाओं को भी काम मिला। आप सचमुच भगवान जैसे हैं। अब बहुओं, उठो, रोते नहीं। तुम तो इस घर की असली लक्ष्मी हो।
अगर तुम लोग सॉस और चीज बनाने का दिमाग ना लगाती तो हम इतना बड़ा कर्जा कभी ना चुका पाते। भैया, आज समझ आया कि असली कमाई पैसा नहीं बल्कि परिवार का प्यार होती है। बिल्कुल, जैसे बिना चीज, ताजी सब्जियों और इस देसी सॉस के बिना पिज्जा अधूरा है, वैसे ही बिना प्यार, त्याग और एक दूसरे के साथ के बिना ये परिवार अधूरा है। जब तक हम सब एक साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती।